ऑल राइट, आइए बैंकिंग सेक्टर का क्विक रिवीजन टेबल जो है उसको करते हैं। सो पब्लिक सेक्टर बैंक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि डीसीसीबी जो है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इट डिस्पेंसेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स। दो बार क्वेश्चन है। द आंसर इज नो, इट डज नॉट। इट इज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विच डज इट। ओके, क्योंकि मैंने इसके पीछे का रीजन बताया था कि उसका उतना स्केल ही नहीं पॉसिबल है डीसीसीबी में। ऑल्दो एज अ परसेंटेज हो सकता है क्या, एज अ परसेंटेज हो सकता है। यस, परसेंटेज वाइज हो सकता है, बट बाय वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं। जितना ये डीसीसीबीज एक साल में करते हैं उतना ये पीएसबीज एक दिन में या एक हफ्ते में कर ले। ओके, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। ओके, और किस एक्ट से होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट। और एसबीआई एक्ट तो 1955 में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक का नाम चेंज हो गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई में। अच्छा, और जस्ट इसके 2 साल पहले 1953 में क्या हुआ था? एयर इंडिया, टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया। ऑल राइट, इसके बाद क्या नेशनलाइज हुआ था आफ्टर बैंकिंग? इसके बाद क्या हुआ था? क्या लाइफ इंश्योरेंस हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? कोल इंडस्ट्री हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? सॉरी, कोल नहीं, उसके बाद क्या बैंक्स हुए थे? फर्स्ट राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। उसके बाद कोल। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस हो गया था। पहले लाइफ इंश्योरेंस हुआ, फिर जनरल इंश्योरेंस, एंड देन सेकेंड राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन 1980 में। फर्स्ट राउंड हुआ था 1969 में, और सेकेंड राउंड हुआ था 1980 में। यहाँ पर जो है आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इसमें मेजॉरिटी किसकी ओनरशिप है? गवर्नमेंट की ओनरशिप है, नेशनल प्रेजेंस है। ओके, इसमें सर्विस एरिया अप्रोच हम पढ़ते हैं। डू वी रीड अबाउट द सर्विस एरिया अप्रोच? तो व्हाट इज द सर्विस एरिया अप्रोच? तो सर्विस एरिया में है कि बैंक ब्रांच जो है वो 15 से 25 विलेज जो होगा उसको सर्व करेगा। तो हर विलेज एरिया में रूरल बैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए अंडर द लीड बैंक स्कीम, अगर आपको याद होगा, सो दिस क्वेश्चन हैज कम। और ये 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था विद द नेशनलाइजेशन। तो हर एक लीड बैंक जो है हर डिस्ट्रिक्ट को असाइन किया जाएगा रूरल एरिया में, और वहां पर जो है वहां का क्रेडिट जो है उसको बेटर करेगा, क्रेडिट कल्चर को। यस, सो व्हाट इज द ओवरऑल पीएसएल टारगेट? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% है। और कैन दे एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट? एब्सोल्युटली दे कैन। दे कैन। क्या ये लोन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और इनका डीआईसीजीसी लिमिट है इसके अंदर, डीआईसीजीसी के अंदर आते हैं। द आंसर इज यस, 5 लाख का लिमिट है। अभी बढ़ाने का सोच रहा है गवर्नमेंट, 10 लाख करने का सोच रहा है। पहले कितना था? 1 लाख था, 1 लाख से उसको 5 लाख किया। और इसका सीरार कितना है? 11.5% जो है। ओके, क्या इसमें बेजल नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं? बेजल 3 नॉर्म्स। ओके, आरबीआई जो है 9% मिनिमम कहता है, और पीएसबी के लिए 12% करता है। तो थोड़ा ज्यादा ही है, 2.5% जो है वो हम ज्यादा ही रखते हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है आपका, मतलब इसी में शेड्यूल कमर्शियल में ही आरबीआई रेगुलेट करती है अंडर द आरबीआई एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मेजॉरिटी प्राइवेट ओनरशिप की आईसीआईसीआई वगैरह है इसके अंदर आ जाता है, कोटक महिंद्रा, ऑल दीज थिंग। ओके, मिनिमम कैपिटल कितना है? 500 करोड़ का। इन लोग के लिए क्या लेके आया है आरबीआई, इन दोनों बैंक्स के लिए? क्या मिशन इंद्रधनुष लेके आया है बेटर करने के लिए परफॉर्मेंस? सो एक इम्यूनाइजेशन का है इंद्रधनुष, और एक क्या बैंकिंग का है, 7 स्टेप्स जिसके थ्रू बैंकिंग बेस्ट कर सकते हैं। टॉप बैंक के लिए डीएसआईबी है, जिसमें हमने बात की थी 3 बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। तो क्या डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है ये? टू बिग टू फेल। और इनको ज्यादा रेगुलेशंस झेलना पड़ता है कि कम? ज्यादा। ओके,
सो व्हाट इज द 2% ऑफ जीडीपी? कैन आई से दैट $80 बिलियन का इनके पास होना चाहिए कैपिटलाइजेशन? दैट इज 2%। हम लोग $4 ट्रिलियन है, 80 बिलियन जो है होना पड़ेगा। ओके। फिर फॉरेन बैंक जिनका 20 ब्रांच से ज्यादा है, उनको भी पीएसएल कितना है? 40% है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी 40% है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एंड दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई आरबीआई इन द अंडर द सेम एक्ट जिससे प्राइवेट सेक्टर होता है। और ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। ओके। उसके साथ साथ जो है, दे आर ऑल्सो कवर्ड। जो इंडियन ऑपरेशन के लिए डीआईसीजीसी, क्या वो फॉरेन बैंक के अमेरिकन ऑपरेटर्स को देगा पैसा? नहीं देगा, सिर्फ इंडियन अकाउंट्स के लिए देगा। ओके। और इनको भी जो है 11.5% जो है इनको लेना पड़ता है। जिन फॉरेन बैंक के 20% से कम है, सॉरी 20 ब्रांचेस से कम है, वो भी जो है उनका पीएसएल को बढ़ा दिया गया है। पहले 32% था, अब उसको भी 40 कर दिया, कोई फर्क नहीं है। ये भी ले सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड यस फॉर इंडियन ऑपरेशन दे कैन डीआईसीजीसी कवरेज इनको मिलता है। ओके। डीआईसीजीसी किसका अंडरटेकिंग है? डीआईसीजीसी आरबीआई का है, आरबीआई का। ओके। सो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्मॉलर बैंक्स के बारे में। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका क्या सीन है? इनका सीन है कि मिनिमम कैपिटल 200 होना चाहिए। व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? 500 करोड़। सो दिस इज द डिफरेंस। और ये अनसर्व्ड अंडर सर्व्ड एरियाज में, जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए ये बैंकिंग अकाउंट जो है खुलते हैं। ये बीआर एक्ट जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, और आरबीआई जो है इनका रेगुलेटर है। लेकिन इनका कितना है पीएसएल टारगेट? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 75%। इसमें सारे टाइप के डिपॉजिट्स खुल सकते हैं। इसमें डीआईसीजीसी कवरेज है। लेकिन इनका क्या सीरार बहुत हाई है, 15%। ओके। आपको टीयर 1 टीयर 2 मैंने बताया था, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल, जिसमें बैंक जो है एक बफर की तरह काम करता है। ओके। सो 15% जो है इनका हायर लेवल पे है कंपेयर टू अदर बैंक्स। ओके। सो ये याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% इज द पीएसएल। देन कम्स पेमेंट बैंक। कैन दे extend loans? पेमेंट्स बैंक नो लोन्स। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट? द आंसर इज यस, लेकिन अप टू 2 लाख रुपए जो है, अप टू अ लिमिट। ओके। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल? 100 करोड़, बट दे कैन नॉट लेंड। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। 500 करोड़ में प्राइवेट सेक्टर बैंक खुलेगा या शेड्यूल कमर्शियल बैंक खुलेगा। 200 करोड़ में क्या खुलेगा? स्मॉल फाइनेंस खुलेगा, स्मॉल फाइनेंस। और 100 करोड़ में क्या खुलेगा? पेमेंट्स बैंक खुलेगा। बट पेमेंट्स बैंक, कैन दे इशू अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट। कैन दे इशू अ डेबिट कार्ड? यस। डेबिट कार्ड तो कर ही सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं खोल सकता है। नो टर्म डिपॉजिट, नो एनआरआई डिपॉजिट। बाकी सारे बैंक्स एनआरआई डिपॉजिट खोल सकते हैं, ये टर्म डिपॉजिट और एनआरआई डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है। डीआईसीजीसी में कवर्ड है ये, हाँ, अगर शेड्यूल्ड है तो। ओके। मैक्स डिपॉजिट 2 लाख पर कस्टमर। और 75% जो डिपॉजिट है उसको कहाँ इनको करना है? 75% जो है, 75% कहाँ करना है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल में। ये क्या जीसेक हो गया? ओके, जीसेक हो गया। एनडीटीएल 75% ऑफ देयर एनडीटीएल हैज टू बी इन 75%। यस, यू कैन से कि वो डीआईसीजीसी में कवरेज, डीआईसीजीसी क्या ऑलमोस्ट सभी चीज को कवर कर रहा है एक्सेप्ट एनबीएफसी। एक्सेप्ट एनबीएफसीज, मोर और लेस सभी को कर रहा है डीआईसीजीसी। और किस पे बर्डन होता है प्रीमियम का? प्रीमियम का बर्डन किस पे होता है? बैंक्स पे होता है। ओके। बैंक्स पे होता है। सारे कस्टमर फेसिंग बैंक्स को डीआईसीजीसी कवर कर रहा है, क्या नहीं से लाइक दिस? कस्टमर फेसिंग बैंक्स जो है उनको कवर कर रहा है। रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। तो यहां पर क्या सिस्टम रहता है? ये सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक में डिवाइडेड है। व्हाट इज द व्हाट इज द ऐसे, ये जो आरआरबी जो है
उसका डिवाइडिंग रेशियो क्या है? 50:35:15। यस। सबसे ज्यादा किसके पास है आरआरबी में? सेंटर के पास है। देन 35 किसके पास है? जो स्पॉन्सर बैंक है। और देन 15 किसके पास है? स्टेट के पास है। ओके। ऑल राइट। सो ये चीज जो है आप देख सकते हो। इसका लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है, नाम ही है इसका रीजनल रूरल बैंक। तो आप समझ सकते हो उसको। ऑल राइट। उसके बाद जो है, तो अभी क्या न्यूज आया है, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी, जिन्होंने अमालगमेशन किया है 26 आरआरबी जो है, उसको इन्होंने 10 स्टेट के अंदर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी जो है, और ये कब से है, May 1 2025 से जो है, इन्होंने अमालगेमेट कर दिया। नंबर ऑफ आरआरबीज हैज कम डाउन टू 28। नंबर ऑफ जो है वो 28 आ गया। उसके बाद ये 75% है, वेरी सिमिलर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दे आर कवर्ड। ये रहा ना, यस, दे आर कवर्ड। और दे कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। और इनका कितना परसेंट है सीरार? कम है। सीरार इनका कंपैरेटिवली कम है, 9% पे। देन लोकल एरिया बैंक, हु इज द रेगुलेटर? अच्छा, आरआरबी का जो है, दो चीज है, डुअल रेगुलेशन है। फर्स्ट इज आरबीआई एंड देन, क्योंकि रूरल एरिया में काम करता है तो सुपरविजन इज ऑल्सो बाय नबार्ड। ओके, सो जॉइंट सुपरविजन जो है उसको हम लोग देखते हैं। करेक्ट। सो ये चीज आप याद रखिएगा, ये सुपरवाइज करता है नबार्ड। एंड रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। लोकल एरिया बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई अंडर द सेम थिंग्स। 40% है इसका। लोकल एरिया बैंक जो है, इसका 40% आपका पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। उसके बाद दीज आर बेसिकली प्राइवेट लोकल बैंक्स, और ये 2 से लेके 5 डिस्ट्रिक्ट में अपना कंटिगुअस ऑपरेशंस कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल कितना है? 5 करोड़ जो है। ऑल राइट। सो प्लीज रिमेंबर, लोकल एरिया बैंक्स आर प्राइवेट बैंक्स, जो एक तरीके से एक लिमिटेड डिफाइंड एरिया, रूरल और सेमी अर्बन एरिया में अपना काम करते हैं। इंडिया में कितने लैब्स हैं? क्या बहुत सारे लैब्स हैं इंडिया में? ओनली 2 लैब्स आर देयर। ओके, ओनली 2 लैब्स आर देयर। वन इज पोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड एंड द अदर इज कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है ये, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है, ये काम की चीज नहीं है। लेकिन ये डीआईसीजीसी में कवर्ड है और सारे डिपॉजिट्स ले सकता है, सीआर भी इनका कम है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव, ये 2021 के प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, ये किसका रेगुलेशन है? आरबीआई ने ले लिया इसको। पहले जो था आरबीआई के अंडर नहीं था, पहले स्टेट जो है उसके अंदर था। देन आरबीआई जो है उसने ले लिया इसको। और उसके बाद इसका क्या पीएसएल बढ़ा दिया गया है? इट हैज बीन रेक्ड अप टू 60%। द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पहले कम था, बट आफ्टर आरबीआई टुक ओवर, तो उन्होंने जो है क्या किया कि इसको बढ़ा दिया। ठीक है। और 60% ऑफ देयर एएनबीसी, व्हाट इज एएनबीसी? एएनबीसी इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एंड इट हैज बीन रिवाइज फ्रॉम वेयर? 60% कहां से रिवाइज किया? 75% से किया, तो डाउनग्रेड हुआ है। बीच में क्या था कि 40 से 75 किया था। 40 से 75 किया था, उसके बाद 75 से 60 कर दिया। ओके, सो दिस हैज बीन देयर। ऑल राइट। तो अब जो है फ्रॉम April 1 एएनबीसी का 60% वो देना है, ये डीआईसीजीसी में कवर्ड है। टीयर 1 जो है यूसीबी, दे कैन गो गेट अवे विथ 9%। ओके। और टीयर 2 to 4 जो है उसमें ज्यादा करना होता है आपको। कितना होगा? ओके। ऑल राइट। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? 12% के करीब है, एंड ये सारे डिपॉजिट्स ले सकते हैं। दे सर्व अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। ओके। टोल चार्ज, एक क्वेश्चन है कि टोल चार्ज किसके अंदर आता है? टोल टैक्स, क्या ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है? दिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक है। टोल जो है, इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक है, ये याद रखिए। ओके।
और किससे ये रेगुलेट होता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ही, इसको रिसेंटली ऐड किया गया, स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये है। देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। नबार्ड, जहां जहां रूरल है वहां नबार्ड का सुपरविजन आ जाता है, जहां जहां रूरल इन्वॉल्व है। आरआरबी में भी आ गया, और यहाँ स्टेट कोऑपरेटिव जो है वहां पर भी आ गया। ओके। सो यहाँ पर जो है पीएसएल में कोई इनका स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। वाई? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऐसे भी रूरल एरियाज को सर्व करने के लिए रहते हैं, इसीलिए नहीं है। नबार्ड जो है वो गाइड करता है इनको पीएसएल क्राइटेरिया में। डीआईसीजीसी कवर्ड है, और ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं बिल्कुल। ओके। ऑलराइट, नो स्पेसिफिक आरबीआई परसेंटेज है रिगार्डिंग पीएसएल। नबार्ड जो है इनको बोलता रहता है टाइम टू टाइम। और 9% जो है ये सीरार जो है इनका, वो रहता है। डीसीसीबी आता है, क्वेश्चन आया था ये, उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा एग्री लोन्स जो है वो डीसीसीबी करता है, विच इज नॉट करेक्ट। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ परसेंटेज हो सकता है, लेकिन बाई स्केल इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई एंड नबार्ड ऑल्सो, देन स्टेट आरसीएस इज ऑल्सो देयर। रेगुलेटिंग एक्ट कौन कौन सा काम करता है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इट्स अ मिडिल टीयर इन रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। देखिए कैसे होता है, रूरल और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, देन अर्बन जो है, उस तरीके से होता है। तो ये मिडिल टीयर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई आपका पीएसएल फोकस जो है नहीं होता है, क्योंकि ये नबार्ड जो है वो गाइड करता है। अच्छा, आरआरबी जो है उसको भी सुपरविजन करता है क्या नबार्ड? लेकिन क्या वहां पर एक पीएसएल हमने देखा था 75%? तो 75% किसका किसका है? क्या हम बोल सकते हैं एसएफबी का है और आरआरबी का है? स्मॉल फाइनेंस का है, आरआरबी का है। व्हाट अबाउट पेमेंट्स बैंक? पेमेंट्स बैंक पॉसिबल है, लेंड कर सकता है, पेमेंट बैंक लेंड ही नहीं कर सकता। तो वो 75% अपना एएनबीसी कहाँ लगाएगा? जीसेक में। एएनबीसी नहीं, सॉरी, एनडीटीएल लगाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट लेंड। यस। सो ये जो चीज है आप समझ जाइए तो। लेकिन डीसीसीबी और रूरल कोऑपरेटिव में कोई पीएसएल है? डीसीसीबी और रूरल कोऑपरेटिव में देयर इज नो पीएसएल, दे आर गाइडेड बाय नबार्ड। देन पीएसीएस। पीएसीएस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और नबार्ड, यहाँ क्या आरबीआई हट गया? यहां तक था, डीसीसीबी तक था, यहाँ पर पीएसीएस जो है, और यहाँ पर मेंबर से सिर्फ डिपॉजिट ले सकता है, और डीआईसीजीसी में कवर्ड नहीं है। पीएसीएस जो है वो आपका डीआईसीजीसी जो है उसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है, सो ये चीज समझ जाइएगा। प्लीज रिमेंबर, द पीएसीएस आर नॉट इंश्योर्ड अंडर डीआईसीजीसी। ऑलमोस्ट सभी को कर दिया, लेकिन क्या ये बिकॉज ऑफ लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, इनको डीआईसीजीसी में कवर नहीं किया? देर इज नो सीआर, देर इज नो पीएसएल। ये बेसिकली छोटे लेवल पे काम करता है, 50-100 आदमी से पैसा लेके और फिर उसको क्रेडिट को सर्कुलेट करता है, किटी पार्टी ये टाइप का आप कह सकते हो। नबार्ड इसको जो है एज अ रीफाइनेंस एजेंसी काम करता है। ओके, अच्छा, इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा बैंक है? अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज के लिए, तो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। सो सिडबी याद रखिए। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने एसबीआई लिख दिया था, दैट एसबीआई इज बिहाइंड दिस, विच वाज नॉट, विच वाज नॉट द केस। मुद्रा लोन के लिए जो है हम सिडबी जो है उसको देखते हैं। ओके। अब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डीएफआई की बात करते हैं। सो उसमें आरबीआई जो है रेगुलेटर है, नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्जिम जो है उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को देखता है। ओके, सो ये डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्या ये सारे जो है रीफाइनेंस करते हैं? दे आर मोर देयर फॉर रीफाइनेंस रादर देन दे आर देयर फॉर गिविंग द। तो व्हाट इज रीफाइनेंसिंग? क्या ये बैंक को पैसा देते हैं आपको पैसा देने के लिए? डीएफआई है, दे आर नॉट एग्जैक्टली एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या करता है? एनबीएफसी आपसे देखो, एनबीएफसी जो है अपना पैसा क्या उसको लोन की तरह डिसबर्स करता है लोगों को डायरेक्ट, किसी से डिपॉजिट नहीं लेता है। लेकिन देन देर आर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एज वेल, देर आर सेक्टर स्पेसिफिक एनबीएफसीज आर एज वेल।
जैसे इंडिया बुल्स है जो कि सिर्फ होम लोन्स पे काम करता है। इंडिया बुल्स है जो पैसा फिर कैसे रेस करता है, बॉन्ड से करता है रेस। आपसे डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लेता है, बॉन्ड से रेस करेगा और फिर आपको जो है ये देगा। ऑल राइट। सो ये डीआईसी, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, क्या ये लोन्स देते हैं लोगों को डायरेक्ट? नहीं, ये रीफाइनेंस करते हैं। और ये क्या रीफाइनेंसिंग क्या डेवलपमेंट के लिए होती है, और इज इट फॉर प्रॉफिट मेकिंग? दैट इज फॉर डेवलपमेंट ओनली, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। ओके, अब जैसे एग्जिम बैंक है, तो क्या एग्जिम बैंक फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोशन, जिसमें अगर आपको याद होगा रॉडटेप स्कीम वगैरह हमने डिस्कस किया था। ऑल राइट। अच्छा, एक और चीज है नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। सो नेशनल हाउसिंग बैंक अभी किसके कंट्रोल में है? नेशनल हाउसिंग बैंक जो है अभी किसके कंट्रोल में है? जीओआई। उसके पहले किसके कंट्रोल में था? आरबीआई। और आरबीआई से क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया 2020 के अराउंड? यस। ओके। और व्हाट इज दिस एनएबीएफआईडी? एनी आइडिया व्हाट इज दिस एनएबीएफआईडी? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एक स्पेशलाइज्ड डीएफआई है। व्हाट इज स्पेशलाइज्ड डीएफआई? स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, सो इसको याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ पर पीएसएल एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज क्या रीफाइनेंस है इनका काम। तो ये पीएसएल डीआईसी जीसी वगैरह नहीं लगता है इन पे। और इनका स्पेसिफिक रेगुलेशन एक्ट होता है, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज regulated by RBI, whereas administrative aspect is regarded by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो एएनबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये पीएसएल वालों के लिए हो जाएगा, जो पीएसएल दे रहे हैं उनका एएनबीसी होता है। व्हाट अबाउट पेमेंट्स बैंक? उनके लिए एनडीटीएल होगा 75%। एनडीटीएल होगा 75%। यस। ओके। और पीएसएल का टारगेट अभी अप्रैल 1 को जो है 2025 में हुआ था। एसएमएफ का मतलब होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो क्या इनको आरआरबी सर्व करेगी विथ इट 75% पीएसएल टारगेट? क्या इनको डीसीसीबी सर्व करेगी? क्या इनको पीएसईएस सर्व करेगा? व्हाट इज द व्हाट इज द पीएसएल फॉर पीएसईएस? व्हाट इज द पीएसएल फॉर पीएसईएस? नन। व्हाट इज द डीआईसीजीसी कवरेज फॉर पीएसएल, सॉरी पीएसईएस? देयर इज नन। ओके, सो ये याद रखिएगा। ओके, सो सीआर जो है उसमें सीसीबी लगता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आरआरबी को नहीं लगता, इसीलिए 9% है। ये 11.5% कैसे आ गया बाकी फॉरेन बैंक्स वगैरह पे? हम्म? क्योंकि 2.5% एक्स्ट्रा कैपिटल कंजर्वेशन बफर करना पड़ता है। और क्या जो डीएसआईबी है उसको थोड़ा सा और करना पड़ता है, बिकॉज दे आर टू टू बिग टू फेल। ऑल राइट। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। सो व्हाट, अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि जो एनएचबी है, नेशनल ये है एनएचबी, वो किसके अंडर आता है? सो आज के डेट में इट कम्स अंडर हुम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। और अभी जो है ये हाउसिंग फाइनेंस के लिए यूज होता है, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर जो है ये आ जाता है आपका। और एनएचबी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है, ये 1987 के एक्ट के अंदर बना था। और इनिशियली जब ये बना था तो किसने सारा पेड अप कैपिटल दिया था? आरबीआई ने। उसके बाद 2019 में क्या हुआ था कि एक नोटिफिकेशन आया था दैट नाउ इट विल बी होली ओन्ड बाय जीओआई। ओके। ऑल राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो है, ओके, इसका जो रेगुलेटरी पावर्स है वो किसको दे दिया गया था? एनएचबी का रेगुलेटरी पावर आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। और आरबीआई ने एनएचबी का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। ये ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनएचबी 1987 में बना था, इतना समझ में आ गया? ये डीएफआई है विच इज रिलेटेड टू हाउसिंग फाइनेंस, जो लोगों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स वगैरह के लिए पैसे देता है, मतलब रीफाइनेंस करता है, डायरेक्ट तो नहीं देता। इतना समझ में आ गया?
अब इनिशियली जब बना था तो किसने पैसा दिया था एनएचबी का, मतलब जो पेड अप कैपिटल इनिशियल होता है, जैसे शेड्यूल में 500 करोड़ है, 200 करोड़ है, इसमें ये आरबीआई ने दिया था। अब एनएचबी जो है उसको 2019 में आरबीआई ने नोटिफिकेशन के थ्रू किसको उसका कंट्रोल दे दिया, जीओआई। सो नाउ इज इट ए 100% जीओआई ओन्ड सब्सिडियरी? आरबीआई का था, अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट ने एनएचबी के जो रेगुलेटरी पावर थे उसको पास ऑन कर दिया आरबीआई को। अब एनएचबी सिर्फ लोन देता है, रेगुलेट नहीं करता है। अब ये चीज समझ में आई? The regulatory power over the development finance has been transferred to RBI, whereas NHB is now simply a bank with no regulatory power. When it was under RBI, it had some regulatory power, but after RBI transferred its control to the Government of India via 2019 notification, Government of India ने उसके बदले आरबीआई को एनएचबी के रेगुलेटरी पावर्स दे दिए इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस रिलेटेड टू हाउसिंग, हाउसिंग फाइनेंस। क्या ये चीज क्लियर है? अब ये एनएचबी जो है वो सिर्फ आपका पैसा देता है, ओके, एक तरीके से उसका काम वही है रिफाइनेंसिंग का। ये समझ में आ गया? किसका पार्ट है एनएचबी? जीओआई का पार्ट है, बट द रेगुलेटरी पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आरबीआई। पहले आरबीआई का पार्ट था, बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है सिंस 2019। इज दिस क्लियर? ये पूरा समझ में आ गया आपको? ओके।